हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के सेशन में यहाँ पर हम 10 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन आपका स्क्रीन बेस्ड सेशन है क्योंकि हमारे स्टूडियो में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो आई होप आप समझ सकते हैं। 1-2 दिन लग सकते हैं, तो हम इसी फॉर्मेट पर अभी 1-2 दिन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर 10 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो सेशन को एंड तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, सारे करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड है, तो एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करेंगे। अच्छा, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और मॉक टेस्ट भी आप वहीं पर लगा पाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। नेशनल हैंडलूम डे 2026 के अवसर पर कुल कितने संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और नेशनल हैंडलूम अवार्ड 2025 प्रदान किए गए? तो देखिए यहां पर 2026 में नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया? पहला क्वेश्चन तो ये आता है, तो ये मनाया गया 7 अगस्त को। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर हो जाती है। अब इस उपलक्ष्य में संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और नेशनल हैंडलूम अवार्ड 2025 दिए गए, मतलब 2025 के लिए ये अवार्ड दिए गए और ये 22 अवार्ड इस साल दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी। अब देखिए जो अवार्ड है इसकी बात करते हैं, तो पहली चीज तो हमको ये क्लियर हो जाती है कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार याद रखिएगा ये 12वां नेशनल हैंडलूम डे है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है ये 2015 में की गई थी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इस अवसर पर प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू ने अभी 2026 में संत कबीर हैंडलूम अवार्ड भी दिए और नेशनल हैंडलूम अवार्ड भी प्रदान किए हैं। ये 22 अवार्ड टोटल दिए गए, इनमें से 3 तो संत कबीर हैंडलूम अवार्ड है क्योंकि ये बड़े हैं, और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड दिए गए। अब नाम से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने हैंडलूम सेक्टर में काम किया हो, इनोवेशन, क्वालिटी, डिजाइन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इनिशिएटिव, ऐसा कोई काम किया हो, उत्कृष्ट काम किया हो, तो इसे किसी बुनकर को या किसी भी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है, तो 22 अवार्ड टोटल दिए गए हैं। इनमें से जो बड़ा है यह है संत कबीर हैंडलूम अवार्ड। यह वैसे 2009 में शुरू हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दोनों अवार्ड देती है भारत में। अब देखिए संत कबीर हैंडलूम अवार्ड जो है ना, देश का हाईएस्ट ऑनर है। पहली चीज तो ये याद रखना। और किसको दिया जाता है? तो हैंडलूम सेक्टर में किसी ने भी इनोवेशन का काम किया हो, कोई अदर अपना योगदान दिया हो, तो उसे यह अवार्ड दिया जा सकता है। अब 2025 में 3 बुनकरों को यह दिया गया, आप नाम छोड़ सकते हैं लेकिन यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिए। एक है राम मेहर, उड़ीसा से आते हैं। इन्होंने खादी साड़ी, बिचित्र खादी साड़ी है, इसके लिए इनको दिया गया संत कबीर हैंडलूम अवार्ड। एक रुनिमा चेतिया चौधरी को दिया गया, असम की है, मुगा सिल्क साड़ी के लिए। इसके बाद जो तीसरा अवार्ड है ना, शाह मोहम्मद अंसारी को दिया गया। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये भी एक जामधनी साड़ी के लिए जाने जाते हैं, इसके इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया। नेशनल हैंडलूम अवार्ड 19 लोगों को दिया गया। ये 1965 में शुरू किया गया था और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ही देती है। भारत में नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है, यह चीज क्लियर होना चाहिए, और 2015 में इसे शुरू किया गया था। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आसियान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आसियान का स्थापना दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 8 अगस्त को। ओके, तो आंसर यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है। अगर फुल फॉर्म देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से इसको पुकारा जाता है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। अब देखिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं जो कि इसके मेंबर है, वो सरकारें मिलकर जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, उन पर सहयोग के लिए काम करती है। आसियान डे का उद्देश्य है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में पीस, स्टेबिलिटी, कॉर्पोरेशन, इसको बढ़ावा दिया जा सके। 2026 में इस साल आसियान की जो अध्यक्षता है वो फिलीपींस कर रहा है। साल में 2 बार इसका समिट, एनुअल समिट आयोजित की जाती है, तो इस बार फिलीपींस में आयोजित किया जाएगा। लास्ट ईयर ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। तो ये बेसिकली याद रखना। देखिए आसियान का फुल फॉर्म पता चल गया,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से पुकारा जाता है। स्थापना की डेट और ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी पूछा जाता है कि किस संधि के तहत इसको अपनाया गया था। तो देखिए बैंकॉक डिक्लेरेशन, इस पर साइन करके 8 अगस्त 1967 में ये थाईलैंड के बैंकॉक में ट्रीटी हुई थी, तो इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से पुकारा जाता है। तो इसी के थ्रू 8 अगस्त 1967 में आसियान अस्तित्व में आया। शुरुआत में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये 5 फाउंडिंग मेंबर कंट्री थी और फिर आगे चलकर और मेंबर्स जुड़े, तो वर्तमान में 11 मेंबर है। ये चीज हमको पता होना चाहिए। तिमोर लेस्टे ये सबसे लेटेस्ट कंट्री है जो कि आसियान की मेंबर बनी है, 11वीं मेंबर कंट्री। इसके अलावा ये 11 नाम मैंने आपको मेंशन किए हैं, 11 देश हैं जो कि आसियान के मेंबर है। हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। भारत आसियान का मेंबर तो नहीं है, लेकिन 1992 में भारत आसियान का एक वार्ता भागीदार, डायलॉग पार्टनर के रूप में एड्रेस हुआ था। तब से इंडिया पार्टिसिपेट तो करता है, हालांकि मेंबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए 2026 में 2 आसियान समिट हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल में 2 बार होती है। तो 2026 में एक हो चुकी है, एक बची है। देखिए 48th आसियान समिट का आयोजन फिलीपींस में 8 मई को किया जा चुका है और अब 49th आसियान समिट, इसका आयोजन नवंबर 2026 में फिलीपींस में ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 समिट इस बार फिलीपींस में होना है। लास्ट ईयर 2025 की दोनों समिट हुई थी मलेशिया में। शायद मैंने इंडोनेशिया बोल दिया, इसको करेक्ट कर लेना, ये मलेशिया है ना। तो मलेशिया में लास्ट ईयर की आसियान समिट का आयोजन किया गया था। फिर से मैं करेक्ट कर देता हूं, शायद मैंने आपको पहले इंडोनेशिया बोल दिया है, तो यहां पर मलेशिया पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। 46th आसियान समिट मई 2025 में मलेशिया में और 47th आसियान समिट का आयोजन अक्टूबर 2025 में मलेशिया में ही किया गया था। तो दोनों क्लियर है। ओके, आगे आएंगे। नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ऑब्वियस सी बात है कि इस इंडेक्स में नीति आयोग क्या देख रहा है, स्कूल एजुकेशन को देखता है कि कौन स्कूल एजुकेशन को कितना अच्छी तरीके से क्वालिटी वाइज बूस्ट कर रहा है। तो इस इंडेक्स को 2026 में नीति आयोग ने जारी किया और इसमें स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर जो राज्य हो गया ना, ये है पंजाब। आंसर सी हो जाएगा। अभी तक केरल इस इंडेक्स में पहले पर था, लेकिन इस साल पंजाब इस इंडेक्स में पहले नंबर पर है। पंजाब की भगवत मान जो गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की, उसने काफी अच्छा काम किया है पंजाब में एजुकेशन के लिए, स्पेशली स्कूल एजुकेशन के लिए। तो पंजाब ने नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया और इसने केरला को पीछे छोड़ा है। इस इंडेक्स में मैंने आपको बताया कि स्कूल एजुकेशन को नापा जाता है। अब बात आती है कि पंजाब आगे क्यों निकला। तो इसने एक्चुअल में क्या होता है कि प्राइमरी एजुकेशन में काफी अच्छा काम किया है, जैसे लर्निंग आउटकम्स यानी बच्चों की जो पढ़ाई का स्तर है उसको बेहतर बनाने में काफी अच्छा काम किया है। मैंने मेंशन कर दिए हैं कारण, लेकिन बेसिकली कारण यही है कि बच्चों की पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने के लिए पंजाब ने अच्छा काम किया है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल से उनमें इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की है। सारे गवर्नमेंट स्कूल जो है ना, ऑलमोस्ट 99% जो स्कूल है उनमें फंक्शनल कंप्यूटर अभी पंजाब गवर्नमेंट में देखने को मिल रहे हैं, सरकारी स्कूल्स में। बड़ी बात है ये। तो पंजाब की स्कूल एजुकेशन में सुधार के लिए 19,125 सरकारी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट किया गया है। 2638 करोड़ रुपए पंजाब गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं। लगातार गवर्नमेंट काम कर रही है। नेट यूजी क्वालिफायर्स जो है ना, उनकी संख्या 2021 में 80 थी, जो अब 2026 में 882 हो गई है। तो हम समझ सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में पंजाब ने काफी अच्छा काम किया है। तो स्कूल एजुकेशन इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है, 2019 से ये जारी कर रहा है। स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी वाइज किस राज्य ने अच्छा इंप्रूव किया है, ये चीजें यहां पर एड्रेस की जाती है। याद रखना, पूछा जा सकता है। देखिए फ्रीडम सेल के बारे में कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था। आप सभी के लिए 8 से लेकर 16 अगस्त तक फ्रीडम सेल कंटिन्यू है। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिएगा। सारे कोर्सेस आपको
काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में अभी देखने को मिल जाएंगे। आप जब एप्लीकेशन में इंटर होंगे ना, तो पहला आपको एक फोल्डर दिखेगा इंटरफेस पर फ्रीडम सेल के नाम से, उसमें इंटर होइएगा। सारे कोर्सेस आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी आपको हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहती है, उस पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। ओके, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। तो फायदा उठाइए, चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2026 में कोलंबिया के 36वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं? देखिए, यहां पर कोलंबिया की बात करें ना, तो इसके 36वें प्रेसिडेंट बने हैं एबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला। तो आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नाम थोड़ा सा बड़ा है तो हम छोटा सा देख लेते हैं, एबेलार्डो डी ला। ओके, ये कोलंबिया के 36वें प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। कोलंबिया में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, उसके बाद एबेलार्डो डी ला इन्होंने जीत हासिल की प्रेसिडेंट पद पर, और ये 36वें प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली है। 2026 से लेकर 2030 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। इनके पहले गुस्तावो पेट्रो ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट थे, तो इनको रिप्लेस किया है एबेलार्डो डी ला ने। इन्होंने जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे ना, तो काफी अच्छी डिमांडें सामने रखी थी जनता के सामने, जैसे हम ड्रग ट्रैफिकिंग को खत्म करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, है ना, और जो आर्म्ड ग्रुप है उनके साथ जो पीस टॉक चल रही है उसको खत्म करेंगे, उन पर नकेल कसेंगे, और काफी सारे अच्छे प्रस्ताव थे। लोग इंस्पायर हुए, उन्होंने वोटिंग की इनके पक्ष में, और अब एबेलार्डो डी ला ये कोलंबिया के 36वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। कोलंबिया की बात करें तो साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। कोलंबिया, बोगोटा इसकी कैपिटल है, और कोलंबियन पीसो यहां की ऑफिशियल करेंसी है। आगे आते हैं, इंडिया की पहली प्राइवेटली बिल्ड 800 KN FFSC लॉक्स मेथेन रॉकेट इंजन का नाम क्या है? मेरे को पता है आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा, टफ पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है भी, ठीक है। शॉर्ट में समझो कि ये एक रॉकेट इंजन है जो कि इंडिया में पहली बार प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। हम इसकी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आंसर लेते हैं, फिर हमको ये आगे समझने को मिलेगा कि ये है क्या। तो इंडिया की पहली प्राइवेटली बिल्ड 800 KN FFSC लॉक्स मेथेन रॉकेट इंजन, इसका नाम है, जो कि वर्तमान में डेवलप किया गया है, एवरेस्ट। आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पहले तो ये देखें कि ये किस कंपनी ने बनाया है। तो हम इसकी बात करें ना, तो स्पेस टेक स्टार्टअप है एक एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या है ये? प्राइवेट स्टार्टअप है या इंडिया की प्राइवेट कंपनी है। एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज इसका नाम है। इसने एवरेस्ट नाम का 800 KN फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन FFSC जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, तो ये FFSC लॉक्स मेथेन रॉकेट इंजन पेश किया है। ये भारत का प्राइवेट डेवलप्ड हाई थ्रस्ट FFSC इंजन है। अब समझो कि ये होता क्या, इसका मतलब क्या है। देखिए, बहुत पावरफुल रॉकेट इंजन होता है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मेथेन को फ्यूल की तरह इसमें यूज किया जाता है, ताकि बहुत ज्यादा थ्रस्ट मिले इंजन को, मतलब बहुत तेज धक्का मिले, जिससे इंजन मतलब स्पीड पकड़े। तो इस तरीके से इसे डेवलप किया गया है। ज्यादा हम इस पर डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको। तो बस आप तो इतना याद रखना कि इसे बनाया किसने। स्पेस टेक स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज, इसने इसे डेवलप किया है, ठीक है। एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ये इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनी है। 2024 में ये बनी थी, और कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे आइए, कर्नाटक में खोजा गया 12वीं शताब्दी का वीरगल्लू किससे संबंधित है? पहले आंसर ले लेते हैं। कर्नाटका में 12वीं शताब्दी का एक वीरगल्लू खोजा गया है, और यह संबंधित है विष्णुवर्धन से। आंसर ए हो जाएगा। एक शासक रहे हैं विष्णुवर्धन, उनके टाइम पीरियड का ये वीरगल्लू है, जो कि कर्नाटका में खोजा गया है। देखिए, वीरगल्लू एक कन्नड़ वर्ड है। एक्चुअल में इसका मीनिंग देखने जाते हैं ना, तो इसका मीनिंग होता है वीरता का स्मारक। मतलब कोई वीर रहा होगा किसी सेना में, उनकी वीरता के जो किस्से हैं उसको पत्थर पर उकेरा गया है, इसे कहा जाता है वीरगल्लू। तो
कर्नाटका के नीरागुंडा विलेज में होयसाल एरा का मतलब होयसाल राजवंश का जो एक लक्ष्मी नारायण स्वामी टेम्पल है ना, वहां पर जब रिस्टोरेशन का काम किया जा रहा था तो 12वीं शताब्दी का एक वीर गल्लू मिला है। वहां पर एक ओल्ड कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है, एक स्मारक है कन्नड़ भाषा में, जहां पर एक मतलब वीर रहे होंगे होयसाल डायनेस्टी के समय, उनकी वीरता के बारे में लिखा है। जैसे देखिए इंस्क्रिप्शन में क्या जानकारी मिली है, तो इंस्क्रिप्शन के अनुसार मरावी नाम का कोई वीर एक सैनिक रहा होगा, सोल्जर रहा होगा होयसाल राजवंश में। तो मरावी मतलब एक पत्नी का नाम है, ये पति का नाम है बोप्पा, तो एक वीर है बोप्पा जो कि होयसाल डायनेस्टी में देखने को मिलते हैं, और उनकी पत्नी मरावी। तो मरावी ने अपने पति बोप्पा जो होयसाल डायनेस्टी के सोल्जर थे, उनकी याद में ये वीरा गल्लू बनाया है। तो मरावी पत्नी हो गई, जो सैनिक है वो है बोप्पा, और होयसाल डायनेस्टी के समय नॉर्मली जो किंग विष्णुवर्धन है उनके टाइम पीरियड में ये देखने को मिलते हैं, और ये अपनी होयसाल डायनेस्टी के लिए लड़ते हुए मर गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। तो उसके बारे में उनकी पत्नी मरावी ने इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है। वीर गल्लू का मतलब होता है हीरो स्टोन, मतलब वीर स्मारक पत्थर। जो वीरा गल्लू है वो एक कन्नड़ वर्ड है। तो यहां पर यह बताया गया है इस इंस्क्रिप्शन में कि बोप्पा की मृत्यु किंग विष्णुवर्धन की जो मृत्यु है ना उसके बाद हुई थी। तो यहां पर जो इतिहासकारों में मतभेद है विष्णुवर्धन की मृत्यु को लेकर, वो भी यहां पर थोड़ा सा भ्रम दूर होता है, क्योंकि ये जो इंस्क्रिप्शन है ना 11 दिसंबर 1141 ईस्वी के टाइम पीरियड का है, और विष्णुवर्धन की मृत्यु है ना काफी इतिहासकार मानते कि ये 1149 या 1152 में हुई है। तो अगर ये इंस्क्रिप्शन 1141 का है और इसमें ये पता चल रहा है कि भैया विष्णुवर्धन की मृत्यु के बाद ये बोप्पा का निधन हुआ है, तो फिर इससे क्लियर होता है कि भाई जो विष्णुवर्धन है वो कहीं ना कहीं 1141 से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके की स्टोरी यहां पर देखने को मिलती है। वीरा गल्लू के बारे में मैंने आपको बता दिया, 3 हिस्सों में बटा होता है। एक तो बैटल स्कैन होता है, यहाँ पर मतलब बैटल के बारे में जानकारी होती है, फिर उनके जो डेथ हुई है, वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं उसकी जानकारी होती है, और एक वर्कशिप मतलब पूजा से संबंधित, प्रार्थना से संबंधित चीजों को उसमें दर्शाया जाता है। तो ये होता है वीरा गल्लू। अभी जो मिला है ये होयसाल डायनेस्टी से संबंधित है। 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में होयसाल डायनेस्टी का शासन था, स्पेशली कर्नाटका, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इनका शासन था। बेलूर इनकी कैपिटल थी, हालांकि समय समय पर यह बदली है। फिर आगे चलकर हालाबीडू इनकी कैपिटल रही, पर शुरुआत में बेलूर इनकी कैपिटल थी। दक्षिण भारत में यह शासन देखने को मिलता है। आगे चलें, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। वेद बालेंदु प्रकाश, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे? तो यहां पर बालेंदु प्रकाश की बात हो रही है। यह बहुत ही फेमस रस शास्त्र और आयुर्वेद से संबंधित एक विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, देखिए पद्मश्री अवार्डी हैं, 67 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है बालेंदु प्रकाश का। भारत के बहुत ही फेमस आयुर्वेदा फिजिशियन है, रस शास्त्र के जानकार या एक्सपर्ट हैं। आयुर्वेदा के क्षेत्र में इनका जो योगदान है ना, इसके लिए इनको 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और अब इनका निधन हो गया है। पर्टिकुलर कैंसर और अदर डिसीज के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर रिसर्च के लिए इनको जाना जाता है, और इनकी काफी सारी रिसर्च है पब्लिक डोमेन में बालेंदु प्रकाश की। इनका हाल ही में निधन हो गया 67 ईयर की एज में। पद्मश्री दिया गया था 1999 में। ठीक है, तो भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट KR नारायण इनके पर्सनल फिजिशियन रहे हैं ये। ठीक है, रस शास्त्र यहां पर एक वर्ड आपको नया देखने को मिला है। एक्चुअल में होता क्या है, आयुर्वेदा की वो शाखा जिसमें औषधियों से खनिज धातु आधारित जो प्रिपरेशंस हैं उनका उपयोग किया जाता है इलाज के लिए, ये होता है रस शास्त्र। रस या धातु खनिज का लिक्विड फॉर्म का यूज किया जाता है। आगे चलेंगे, टैक्सेशन एंड अदर लॉ बिल 2026 किस अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है? तो रिसेंटली लोकसभा में एक बिल लाया गया है, टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026। ये जो बिल है 2007 के एक बिल में संशोधन करेगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007।
आंसर ए हो जाएगा। समझते हैं इसको, एक्चुअल में ये है क्या। देखिए, लोकसभा ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 इसमें संशोधन के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। इस नए बिल का नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया था। अब देखिए, इसके तहत क्या होगा कि सरकार को यूपीआई और अदर जो नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स हैं उन पर बैंक और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स द्वारा चार्ज लगाने की अनुमति देने का अधिकार मिलेगा। मतलब अभी तक क्या होता था कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जो होता था ना, उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता था, पर अब गवर्नमेंट के लिए रास्ता खुल जाता है कि वो चार्ज लगा सकती है। अब जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007 का, ये भारत के पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ही लाया गया था, जैसे यूपीआई, कार्ड पेमेंट। लेकिन अभी तक क्या होता था कि यूपीआई और इन पर सरकार टैक्स नहीं लगाती थी, पर अब उस पर टैक्स लगाने पर सरकार विचार कर रही है। देखिए, कुछ पब्लिक डोमेन में यह भी है कि भाई इसका उद्देश्य लीगल फ्रेमवर्क बनाना, जिससे गवर्नमेंट फ्यूचर में नोटिफाइड डिजिटल पेमेंट मोड्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि एक चार्ज है, उसकी अनुमति दे सके। ये एक टैक्स होगा जो कि जनता पर नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट मर्चेंट पर लगेगा, जो कंपनीज है ना, जो व्यापारी है, उन पर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि 1 लाख का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। देखिए, 2000 के ऊपर ट्रांजैक्शन पे ये टैक्स लगने वाला है। मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपने 100 रुपए का पेमेंट किया, अब जिसको आपने पेमेंट किया कोई भी हो सकता है, वो अमेजन हो सकता है या कोई अदर कंपनी हो सकती है, तो गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी उस पर 1% का। मान लो ये टैक्स 1% का है, तो 100 रुपए आपने पेमेंट किया, तो अब सामने वाला जिसको भी आपने पेमेंट किया था, कोई व्यापारी, अमेजन, कोई अदर मर्चेंट, तो उसका 1 रुपया कटेगा। 100 रुपया आपने पेमेंट किया, 1% टैक्स है, तो 1 रुपया उसका कटेगा, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इस तरीके से टैक्स लगाने की विचार कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई प्रोसेस में आया नहीं है, डायरेक्ट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये हो सकता है फ्यूचर में। और ऑब्वियस सी बात है, फिर ये जो टैक्स है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंज्यूमर पर ही डलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आगे जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाने लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलिए, पर अभी ऐसा कुछ डायरेक्ट टैक्स हम पर नहीं लग रहा है। आगे चलेंगे। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की अपनी तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में नीतिगत रेपो दर को किस स्तर पर रखा है? तो यहां पर इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि अगस्त 2026 में जो आरबीआई की थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई है, उसमें रेपो रेट को कितना रखा गया है। तो देखिए, रेपो रेट में इस बार कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये सेम की सेम है जो पिछली बार थी, 5.25%। आंसर सी। देखिए, यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात हो रही है आरबीआई की। इसमें 6 मेंबर होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और आरबीआई के जो चेयरमैन होते हैं ना, वो नॉर्मली जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, वो इसके अध्यक्ष होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ठीक है। तो यहां पर रेपो रेट से हमारा क्वेश्चन है, तो ये 5.25% अनचेंज्ड रखी है, मतलब चेंज नहीं किया गया है रेपो रेट को इस बार आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। कुछ और चीजें भी यहां पर बताई गई है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस जो है वो न्यूट्रल रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है, जो कि 6.6% था, अब उसको बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। तो रेपो रेट तो सेम है 5.25%, और जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो 6.7% हो गया है, पहले 6.6% का था। देखिए, रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई जो है ना, कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म में पैसा देता है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? अगर रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक के लिए आरबीआई से पैसा महंगा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बैंक को पैसा महंगा मिलेगा तो वो लोन भी महंगा देंगे। रेपो रेट घटती है तो बैंक के पास पैसा सस्ता आता है, और फिर वो लोन ईएमआई भी सस्ती देती है लोगों को। तो ये रेपो रेट कितनी है? 5.25%। लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन मैरीटाइम अवार्ड 2026 में बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड कैटेगरी में किस पोर्ट को सम्मानित किया गया? तो ये एक अवार्ड है, इंडियन मैरीटाइम अवार्ड 2026। इसमें बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड कैटेगरी, ये जो अवार्ड है ना, ये दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट को। कहां पर है ये देखने को मिलेगा गुजरात में। तो आंसर डी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है।
तो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ये कांडला गुजरात में देखने को मिलता है। इंडियन मैरीटाइम अवार्ड 2026 में से बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड कैटेगरी में दिया गया है। पोर्ट का जो बेहतर परफॉर्मेंस से, ऑपरेशनल एक्सीलेंस से, उसके लिए इसे अवार्ड दिया गया, क्योंकि काफी समय से अगर इसका मेट्रिक टन कार्गो हैंडल देखें तो ये लगातार बढ़ रहा है। अभी एक दिन में 7,83,816 मीट्रिक टन कार्गो हैंडल का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। किसने? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट अथॉरिटी ने, कांडला गुजरात में। तो ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है ये कांडला पोर्ट। ठीक है, तो याद रखना ये पूछा जा सकता है, कांडला पोर्ट से तो क्वेश्चन हमने देखे ही हैं। तो 10 अगस्त के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखें, चलिए। भारत का पहली सर्वाधिक ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी कहां शुरू की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया पी पेचियम्मल और गोविंद माल को। आंसर ए हो जाएगा। गोवर्धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत लागू की जाएगी। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल तेजपाल सिंह। फिर सिलकियारा सुरंग बचाओ अभियान में 41 श्रमिकों को बचाने वाले 12 रेड माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। सिलकियारा टनल कहाँ है? यह है उत्तराखंड राज्य में। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? यह भावना कंठे। आंसर सी। रैंड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 के अनुसार किस कंपनी को भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है? तो यह स्थान दिया गया है किसको? गूगल को। ठीक है। ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स 2026 का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली में। और लास्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर अपना पहला स्पेस वॉक पूरा करने वाले भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री कौन है? यह है अनिल मेनन। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। ब्लू कार्बन ये कोस्टल इकोसिस्टम से संबंधित वर्ड है। जो भाबर और तराई क्षेत्र है ये एक्चुअल में नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है ना वो भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है ना। नॉर्दर्न जो हमारा प्लान से वहां से ये संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का जो शासक था ना वो आराम शाह बना था। काफी स्टूडेंट का कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश आंसर आया है, वो भी देखिए सही है क्योंकि हम पढ़ा डायरेक्ट इल्तुतमिश को ही जाता है, लेकिन आराम शाह 8 महीने के लिए शासक बना था। लाहौर के जो अमीर थे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उन अमीरों ने आराम शाह को शासक बनाया था, पर यह योग्य नहीं था, तो 8 माह के आसपास इसने शासन किया और फिर इल्तुतमिश शासक बना था। तो आपके सभी आंसर सही हैं लगभग। इल्तुतमिश और यहां पर आराम शाह को याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन नेताओं ने की थी? और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निर्वाण का क्या अर्थ है? तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।